नमो नमः। ज्ञान विविध चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं शास्त्रीय प्रथम वर्ष के लिए सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि। सूफी काव्य धारा की विशेषताओं का अध्ययन को हमने पिछली कक्षा में कर लिया था। अब हम सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनकी बात करते हैं। सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि है उसमें सबसे पहला नाम आता है कुतुबन का। कुतुबन मृगावती, जिनकी रचना है मृगावती। कुतुबन जिनकी रचना है मृगावती। देखिए, हमने जो विशेषताओं की बात हम कर रहे थे सूफी काव्य धारा की विशेषता, इसमें हमने पढ़ा था कि सूफी काव्य जो कवि उन्होंने क्या लिखे, प्रेमाख्यान लिखे हैं। यानी प्रेम का मूल विषय है वो रहा है। प्रेम व्याख्यान में भी इन्होंने है वो जो विरह व्यथा है उसका ज्यादा वर्णन है उन्होंने किया है। विरह श्रृंगार का वर्णन इन्होंने ज्यादा, संयोग श्रृंगार होता है कि वियोग श्रृंगार होता है, तो वियोग श्रृंगार का वर्णन इन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण है वो समझा और उसी का वर्णन इन्होंने किया। तो कुतुबन की जो मृगावती है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कुतुबन शेख बुहरान के शिष्य थे। कुतुबन जो थे शेख बुहरान के शिष्य थे। शेख बुहरान के शिष्य थे कुतुबन। ये शेर शाह के पिता हुसैन शाह के समकालीन माने जाते हैं। शेर शाह सूफी का नाम आपने इतिहास में वो सुना होगा। तो शेर शाह के पिता थे हुसैन शाह। हुसैन शाह के समकालीन माने जाते हैं, उनके समय के ये माने जाते हैं कुतुबन। और जो देखिए इसलिए इनका उदय काल है, आविर्भाव काल माना जाता है 1493 ईस्वी माना जाता है। इनका उदय काल है वो कब माना जाता है, 1493। 1493 के आसपास है इनका उदय काल है वो माना जाता है, क्योंकि ये किसके जो शेर शाह के पिता थे उनके समकालीन माने जाते हैं। हुसैन शाह के समकालीन ये माने जाते हैं। सन 1501 ईस्वी, अगर सन की बात की जाए तो सन 1501 ईस्वी या सन 1558 में दोहे चौपाइयों में कुतुबन ने मृगावती प्रेमाख्यान की रचना की। अब जो इनकी ये रचना है मृगावती, ये सन 1501 में इसकी रचना की थी, सन 1501 में। मृगावती प्रेमाख्यान, ये भी प्रेमाख्यान प्रेम से संबंधित है। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेमाख्यान की रचना की थी इन्होंने, कब की थी, सन 1501 में। सन 1501 में मृगावती प्रेमाख्यान की इन्होंने रचना की थी। देखिए इसमें चंद्रनगर के राजा, चंद्रनगर था उसके राजा गणपति देव के राजकुमार। चंद्रनगर के राजा थे गणपति देव। चंद्रनगर के राजा गणपति देव और इनका पुत्र या इनका राजकुमार की इसमें प्रेम कथा है। राजकुमार उनके गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा मुरारी की कन्या मृगावती। कंचनपुर के राजा गणपति देव के पुत्री, चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या, सॉरी यहाँ रूप मुरारी है, रूप मुरारी पुत्री मृगावती। इनकी प्रेम कथा है। देखिए जो कुतुबन ने मृगावती लिखी थी, जिसका रचना काल है वो कब माना जाता है, इसका रचना काल है वो 1501 में मृगावती प्रेमाख्यान की रचना की थी कुतुबन ने। इसमें इन्होंने चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा है वो वर्णित है। प्रेम कथा वर्णित है। कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती पर मोहित हो जाता है। गणपति देव का पुत्र राजकुमार है
राजकुमार की मदद की जाती है और राजकुमार है वो आखेट में चले जाते हैं। आखेट में जाते तो वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है और दोनों रानियां यानी मृगावती और रुक्मिणी है वो दोनों सती हो जाती है। सती होना चित्रित है। इसमें अलौकिक प्रेम का संपूर्ण संकेत है। देखिए लौकिक प्रेम का नहीं है, यानी कि चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की पुत्री मृगावती है, इन दोनों के मध्य प्रेम कथा तो वर्णित है ही है। और इसमें इनकी सहायता है वो रुक्मिणी के द्वारा सहायता की जाती है। वो जो आखेट में चले जाते हैं, आखेट के समय इनकी मृत्यु हो जाती है, राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। तो इस कथा में है वो अंत में दोनों रानियों का राजकुमार के साथ सती होना है वो चित्रित किया गया है। तो ये इनका लौकिक प्रेम है। इस लौकिक प्रेम के साथ साथ अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी है वो कुतुबन ने इसमें की है। उन्होंने बताया कि इस काव्य में कवि ने प्रेम के लिए त्याग, प्रेम के लिए त्याग करती है। अब देखिए एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी आ जाना, तो एक प्रेम के लिए अपने पति के प्रेम के लिए है वो त्याग किया जाता है, एक पत्नी के द्वारा त्याग किया जाता है। और प्रेमिका की प्राप्ति में उठाए गए कष्टों का वर्णन है। इसका प्रतीक के धरातल पर साधक और ईश्वर। अब देखिए जो राजकुमार है वो राजकुमारी मृगावती को पाने के लिए अनेक कष्ट उठाता है। तो ऐसा चित्रित किया गया है, अलौकिक प्रेम के अंतर्गत ऐसा चित्रित किया गया है कि जो राजकुमार था वो आत्मा का प्रतीक है और जो राजकुमारी मृगावती है उसे परमात्मा का प्रतीक बनाकर ऐसे अब आत्मा है उस परमात्मा को पाने के लिए अनेक कष्ट उसे उठाने पड़ते हैं। तो उन कष्टों का प्रतीक के माध्यम से आत्मा और परमात्मा यानी आत्मा और ईश्वर के मध्य जो संबंध है उसको प्रतीकों के माध्यम से चित्रित किया है कुतुबन ने अपने मृगावती प्रेमाख्यान में। कथा प्रवाह की सूफी शैली के आधार पर स्थान स्थान पर रहस्यात्मक चित्रण बन जाता है। अब सूफी शैली है, सूफी शैलियों में रहस्यात्मकता है वो देखने को मिलती है। सूफी शैली है इसमें जगह जगह पर है वो रहस्यात्मकता है, रहस्यात्मकता के दर्शन है वो होते रहते हैं। रहस्यात्मकता है वो जगह जगह पर स्थान स्थान पर दिखाई दे। इस प्रकार से जो आत्मा रूपी राजकुमार था, परमात्मा रूपी जो राजकुमारी थी उसे पाने के लिए अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, अनेक कष्टों को झेलता है और अंत में अनेक कष्टों को संघर्षों को झेलते हुए उसे प्राप्त कर ही लेता है। तो यहाँ लौकिक प्रेम के साथ साथ अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी कुतुबन के द्वारा है वो की गई है। अगला आता है मंझन, दूसरी रचना है मंझन मधुमालती। मंझन, मंझन कवि है, इनकी रचना है मधुमालती। ये भी प्रेमाख्यान है, इनकी ये रचना भी प्रेमाख्यान है, प्रेम से संबंधित है। कवि मंझन ने जीवन वृत्त के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। अब कवि मंझन था उनका जीवन वृत्त यानी कि इनके जीवन वृत्त के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, ये किस समय में हुए थे। जैसे कुतुबन थे इनका उदयकाल है वो सन 1493 के लगभग माना जाता है और ये शेख बुरहान के शिष्य थे। इससे भी इनका जो समय है वो समय काल है, काल समय है वो निकाला जा सकता है, इनका उदयकाल निकाला जा सकता है। और इनके बारे में तो ऐसे बताया जाता है कि शेर शाह के जो पिता थे हुसैन शाह है उसके समकालीन ये माने जाते हैं। तो इस आधार पर इनका समय काल है वो निकाला जा सकता है। लेकिन मंझन थे इनका समय काल का जीवन वृत्त के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। रामपुर स्टेट लाइब्रेरी से इनकी मधुमालती रचना मिली है। रामपुर स्टेट लाइब्रेरी है, इनसे इनकी मधुमालती रचना की अधूरी पांडुलिपि प्राप्त हुई है। मधुमालती है वो भी कैसे है, अधूरी है, अधूरी पांडुलिपि के रूप में प्राप्त हुई है। अधूरी पांडुलिपि के रूप में मिली है। इस कृति का रचना काल सन 1545 ईस्वी माना जाता है। ये जो रचना है इसका रचना काल है वो सन 1545 माना जाता है। 1545 है वो माना जाता है, ऐसा इस पुस्तक के द्वारा प्राप्त होता है। इसमें कन्नेश्वर नगर के राजकुमार मनोहर, कन्नेश्वर नगर के राजकुमार मनोहर महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा व्यक्त है। इस पुस्तक में क्या है, किसका वर्णन है, कन्नेश्वर नगर के राजकुमार, कन्नेश्वर नगर के राजकुमार मनोहर और कन्नेश्वर नगर के राजकुमार मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी महारस,
राजकुमारी मधुमालती। इन दोनों की प्रेम होता है। देखिए, तो मंथन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मधुमालती, इसकी अधूरी लिखी है और मंथन है इनका जीवन वृत्त भी हमें पता नहीं है, विशेष जानकारी नहीं मिलती इनके बारे में, लेकिन इनकी रचना का समय काल है वो मिलता है। सन 1545 से वो रचना काल इनका माना जाता है इस पुस्तक का। ये अधूरी पांडुलिपि के रूप में प्राप्त है और इस पुस्तक में किसका वर्णन है? कन्नेश्वर नगर के राजकुमार मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती है, इनकी प्रेम कथा है वो निस्वार्थ प्रेम की व्यंजना है वो इसमें सुंदर अभिव्यंजना है वो दिखाई देती है। अप्सराओं द्वारा मधुमालती से साक्षात्कार के बाद राजकुमार मनोहर उसकी प्राप्ति के लिए समुद्र मार्ग से यात्रा करता है और इसमें देखिए विषय वस्तु के अंतर्गत क्या दिखाया गया है कि इसमें अप्सराओं के द्वारा मधुमालती के साक्षात्कार के बाद अप्सरा है वो मदद करती है, अप्सराओं के द्वारा मदद होती है, मधुमालती से मिलन होता है इसका, उसके बाद साक्षात्कार यानी अप्सराओं के द्वारा मधुमालती के बारे में सुनता है राजकुमार और उसे प्राप्त करने के लिए वो समुद्री यात्रा करता है। समुद्री यात्रा के दौरान उसे अनेक कष्ट है वो झेलने पड़ते हैं। बीच नगर में ये दुर्घटना हो जाती है, बीच रास्ते में बीच सागर में ये दुर्घटना घटित हो जाती है, लेकिन किसी तरह से बचकर मनोहर है वो जंगल के मार्ग के द्वारा है वो यहाँ पहुंचता है। वहां राक्षस को मारकर जंगल में पहुंचता है, वहां पर राक्षस को मारकर मधुमालती की सखी प्रेमा का उद्धार करता है। राक्षसता उसे मारकर मधुमालती की सखी थी प्रेमा, उसको बचाता है राक्षस के द्वारा, राक्षस के चंगुल से बचाता है। प्रेमा के सारे वह मधुमालती तक पहुंचते हैं और प्रेमा को जब वो बचाता है राक्षस के चंगुल से, उसे छुड़ाता है, बचाता है, तो प्रेमा है वो राजकुमार मनोहर की मदद करती है और वो उसे मधुमालती तक पहुंचने का रास्ता बताती है। यानी कि प्रेमा के सहायता से राजकुमार मनोहर है वो किस तक पहुंचता है? मधुमालती तक पहुंचता है और प्रेमा के सारे मधुमालती तक पहुंचता है। लेकिन मधुमालती की माता प्रेम मंजरी और मधुमालती के जो माता थी प्रेम मंजरी, उसे मनोहर और मधुमालती का प्रेम है वो सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह मधुमालती को मनोहर के प्रेम से विमुख करना चाहती है। इसकी माता थी मंजरी, मधुमालती की जो माता थी प्रेम मंजरी, मधुमालती की माता प्रेम मंजरी। अब प्रेम मंजरी है, इसे मनोहर और मधुमालती का प्रेम है वो सुहाता नहीं है। ये प्रेम मंजरी चाहती है कि मधुमालती है वो मनोहर के प्रेम से अपने आप को मुक्त कर ले, विमुक्त कर ले, लेकिन मधुमालती है वो मानती नहीं है और मधुमालती है माता प्रेम मंजरी इसलिए वह मधुमालती के प्रेम से मुक्त करना चाहती है। जब वह नहीं मानती है तब उसे चिड़िया बनने का श्राप दे देती है। अब देखिए यहाँ जैसा कि हमने विशेषताओं में पढ़ा था, सुखी से लेके सुखी जो कवि इसकी विशेषताओं में पढ़ा था कि रहस्यात्मक घटनाओं का वर्णन आता है, पढ़ा था ना हमने विशेषताओं के अंतर्गत कि रहस्यात्मक घटना तो रहस्यात्मक घटनाएं हो रही है, समुद्री यात्रा करता है, सागर में दुर्घटना हो जाती है फिर भी बच जाता है, रहस्यात्मक तरीके से बच जाता है। राक्षसों के द्वारा अप्सराओं का नारियों का है वो अपहरण किया जाता है, फिर नायक के द्वारा उन्हें बचाया जाता है, उन्हें छुड़वाया जाता है, नायक है नायिका से मिलता है, अपने प्रेम का इजहार करता है और साथ में पक्षियों का बोलना है, पशु पक्षी बनना है। तो देखिए यहाँ माता प्रेम मंजरी के द्वारा मधुमालती के नहीं मानने पर उसे चिड़िया बनने का श्राप दे देती है और मधुमालती है वो चिड़िया बन जाती है। चिड़िया
संकुल से छुड़वाता है मनोहर, दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। आगे की पांडुलिपि है वो फटी हुई मिलती है। तो आगे हम कल्पना के आधार पर कह सकते हैं कि प्रेम और ताराचंद का विवाह है वो हो गया होगा। तो साथ प्रस्तुत कृति में वर्णनात्मक का अंश अधिक है, यहाँ वर्णन अधिक, घटनाओं का वर्णन अधिक किया गया है। प्रेम के चित्र में विरह को यहाँ बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अब देखिए प्रेम तो मनोहर मधुमालती के मध्य होता है, लेकिन विरह की स्थिति का ज्यादा वर्णन है वो किया गया। विरहात्मक वर्णन है वो ज्यादा मिलता है इसमें मधुमालती जो मंथन के द्वारा लिखे गए इसमें प्रेम विरह कहता है वो ज्यादा वर्णन है वो देखने को मिलता है, इसलिए वर्णनात्मक का अंश इसमें अधिक है। विषय निरूपण, भाषा, सौंदर्य अभिव्यक्ति, भाव अभिव्यंजन शैली, अलंकार विधान आदि की दृष्टि से ये बहुत ही उच्च कोटि की कृति है वो मानी जाती है मंथन की मधुमालती। अगली आती है उस्मान चित्रावली। देखिए जैसा कि हम सूफी शैली में पढ़ते हैं कि इसमें वर्णनात्मकता इसकी विशेषता हमने पढ़ी थी। वर्णन है वो ज्यादा किया जाता है घटनाओं का, और वर्णन भी किन घटनाओं का, वियोग पक्ष का है वो ज्यादा महत्व इन्होंने दिया है, संयोग के बजाय वियोग पक्ष को इन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, उसी का वर्णन है। अब ये जो मंथन की मृगावती थी इसमें भी वियोग पक्ष का ज्यादा वर्णन है वो किया गया है। अब अगली आती है उस्मान। अगली जो रचना है या अगले कवि है उस्मान, और इनकी रचना है चित्रावली। अगली इनकी रचना है चित्रावली। ये जहांगीरकालीन सूफी कवि थे। किसके समकालीन माने जाते हैं ये? जहांगीरकालीन सूफी कवि। जहांगीरकालीन सूफी कवि थे उस्मान। अपने नाम से सुना होगा उस्मान जी, बड़े प्रसिद्ध कवि है ये। चिश्ती संप्रदाय के हाजी बाबा इनके गुरु थे। चिश्ती संप्रदाय का नाम आपने जरूर इतिहास में पढ़ा होगा, चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के हाजी बाबा इनके गुरु थे। चिश्ती संप्रदाय की ये उस्मान कवि है वो, इनकी रचना है चित्रावली। ये जहांगीरकालीन सूफी कवि है और चिश्ती संप्रदाय के हाजी बाबा थे वो इनके गुरु थे। इनको चित्रावली नाम का प्रेमाख्यान इनको है चित्रावली नामक प्रेमाख्यान प्राप्त हुआ है, जिसका संपादन श्री जगमोहन वर्मा ने किया है। इसका संपादन है चित्रावली का संपादन है वो जगमोहन वर्मा ने किया है। चित्रावली जो इनकी रचना है इसका संपादन है जगमोहन वर्मा ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है इसका रचनाकाल 1613 ईस्वी है। अब जो चित्रावली है इसका रचनाकाल अगर हम देखें 1613 ईस्वी माना जाता है। इसका रचनाकार है प्रेमाख्यान जायसी की पद्मावत का अनुसरण करता है। और ये जो प्रेमाख्यान है चित्रावली ये जायसी के पद्मावत के बारे में आपने सुना होगा, पद्मावती की प्रेम कथा वर्णित है, तो उसका अनुसरण करता हुआ महसूस होता है। कवि ने उन सभी विषयों का अपनी रचना में समावेश किया जो पद्मावत में है, उन सभी विषय को लिया है जो पद्मावत में, ये पद्मावत का अनुसरण करता हुआ महसूस होता है। कथानक
नेपाल के राजा धन्य तपोवर के पुत्र सुजान और रूपनगर की राजकुमारी, रूपनगर की राजकुमारी सुजान। इसमें पुत्र धन्य तपोवर के पुत्र सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली। इन दोनों की प्रेम कथा बनी है। देखिए जो उस्मान है, उस्मान कवि, इनका जो पुस्तक है चित्रावली, जहांगीरकालीन ये सूफी कवि थे, चिश्ती संप्रदाय के हाजी बाबा इनके गुरु थे। इसका रचनाकाल है 1613 ईस्वी माना गया है। ये ग्रंथ है वो पद्मावती का अनुसरण करता हुआ सा महसूस होता है। नेपाल के राजा धरनी तपोवर के पुत्र सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है वो इसमें है। यहाँ दोनों के मन में प्रेमांकुर एक दूसरे के चित्र देखने से होता है। अब देखिए चित्रावली नाम इसलिए है कि दोनों के मन में प्रेम के प्रकट है वो एक दूसरे का चित्र देखकर हो जाता है, अंकुर फूट पड़ के दोनों एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। राजकुमारी के भेजे हुए जोगी के सारे राजकुमार रूपनगर पहुंचते हैं, लेकिन वहां से कई यात्राएं सहनी पड़ती है। कुटनी उसे अंधा बना देते हैं, उसे अजगर उसे लील लेता है, लेकिन फिर भी वह बच निकलता है। वन मनुष्य आंखों की ज्योति पाता है, उसे बीच सासरगढ़ नगर की राजकुमारी कमलावती उस पर मोहित हो जाती है, उसे विवाह करती है। बाद में योगियों के सारे परिवार रूपनगर पहुंचता है और कई मुसीबतों का सामना कर चित्रावली को प्राप्त करता है। उधर कमलावती सुजान के वियोग में व्याकुल हो रही थी। अपने हंस के जरिए वह सुजान को अपना संदेश देती है। सुजान को कमलावती का स्मरण होता है, वह चित्रावली तथा कमलावती को साथ लेकर नेपाल आ जाता है। उस्मान ने सूफी पंडित प्रेम तत्व की महिमा इस कहानी के माध्यम से व्यक्त की है। पद्मावत का अनुसरण करने के बावजूद कवि ने अपनी मौलिकता को बनाए रखा है। साथ ही उस्मान ने अपनी काव्य कृति का विशेष विश्व को वही संदेश दिया है जो सदैव से सूफी संतों का जीवन व्यतीत रहा है, किंतु इसमें संदेश देने का ढंग अन्य से पृथक है। उन्होंने प्रत्येक बात इस ढंग से कही है जैसे वह बात इनके पूर्व अन्य किसी ने न कही हो। यही कहानी की चित्रावली पूर्ववर्ती सूफी काव्य के अन्य कड़ियों से अलग ही दिखाई देती है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास डॉक्टर कृष्ण लाल हंस प्रश्न नंबर 147 पर ये हम देख सकते हैं। तो देखिए इसमें राजकुमारी के भेजे जोगी के सारे राजकुमार रूपनगर पहुंचता है। अब राजकुमार का ये सुजान ये कहाँ पहुंचता है? रूपनगर पहुंचता है। और रूपनगर पहुंचने पर उसे अनेक यातनाएं झेलनी पड़ती है, अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। कुटनी उसे अंधा बना देती है, अजगर उसे निकल जाता है, फिर भी बच जाता है और वो वन मानुष के सारे अपने आंखों की ज्योति को पुनः प्राप्त करता है। इसी बीच में है वो सासरगढ़ नगर की राजकुमारी कमलावती उस पर मोहित हो जाती है। अब वो
जैसे जिला जैसे जौनपुर के रहने वाले थे। सन 1619 में उन्होंने ज्ञानदीप की रचना की थी। इसकी रचना है ज्ञानदीप की कब की थी? सन 1619 में। ये 1613 में लिखी गई है। उस्मान की चित्रावली, इसका समय काल है वो सन 1619 है, वो माना जाता है। इस प्रेमानंद में राजा राय शिरोमणि के पुत्र ज्ञानदीप, राजा राय शिरोमणि, राजा राय शिरोमणि, राजा राय शिरोमणि के पुत्र ज्ञानदीप और राजकुमारी देवयानी के प्रेम की कथा वर्णित है। राजा राय शिरोमणि के पुत्र ज्ञानदीप और राजकुमारी देवयानी, इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है। उसमें क्या है? इस काव्य में नायक के स्थान पर नायिका की सखी का योगी वेश धारण करना। अब देखिए इसमें क्या चीज है, वो क्या बात है, वो जो हटकर है, अलग है। इस रचना में यानी शेख नबी है जिनकी रचना है ज्ञानदीप, ये जिला जौनपुर के रहने वाले थे। इसमें और इसका रचना काल है वो कब माना जाता है? रचना काल है सन 1619, रचना काल सन 1619 माना गया है। इसमें राजा राय शिरोमणि का पुत्र है ज्ञानदीप और राजकुमारी देवयानी, इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है वो इसमें मिलता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये क्यों हटकर है, क्यों सबसे अलग है ये प्रेम कथा, कि इस काव्य में नायक के स्थान पर नायिका, हर बार देखिए जितनी भी प्रेम कथाएं हम पढ़ते हैं उसमें नायक है वो योगी वेश धारण करता है, योगी के जैसा वेश धारण है वो कर लेता है। लेकिन इसमें नायिका की सखी, अब नायिका की सखी है वो योगी का वेश धारण करती है। नायिका